इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम लोग इसमें देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, पार्ट 4 देखेंगे, जहां जिसके अंदर जो कि आखिरी पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। सो ये आपका लेक्चर 16 है, लेक्चर नंबर 16, और FYGC क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का है ये। और लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल कॉमर्स लेजेंड चैनल पे, वो लोग कॉमर्स लेजेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर से जरूर प्रेस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, तो ये स्टार्ट करते हैं। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने पहले सीखा था बिजनेस एंटिटी, देन उसके बाद हमने मनी मेजरमेंट देखा, थर्ड हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फिर सीखा हम लोगों ने, फिर कंजर्वेटिज्म सीखा, देन गोइंग कंसर्न, देन रियलाइजेशंस, देन अक्रूवल, डुअल एस्पेक्ट्स आज हम देखेंगे, डिस्क्लोजर आज देखेंगे, मेटेरियलिटी भी आज देखेंगे, और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी आज देखेंगे। तो इसके साथ आपका ये 12 कॉन्सेप्ट जो है वो इंड हो जाएगा। तो ये 12 के 12 कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। सो इससे क्या होगा कि आपको आगे का अकाउंट सीखने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही अच्छी तरह से आप आगे का अकाउंट सीख पाएंगे। सो ये पूरे लाइफ टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अभी। सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग 9th जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द डुअल कॉन्सेप्ट्स। डुअल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शंस और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स। जो डुअल एस्पेक्ट है, इस एस्पेक्ट्स के मुताबिक जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब चाहे वो सेल्स हो या परचेस हो या रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, ठीक है, हर एक इवेंट या फिर ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के अंदर, या फिर इवेंट बोले तो घटनाएं, हैज टू एस्पेक्ट, उसके दो इफेक्ट होते हैं, दैट इज डुअल इफेक्ट, उसी को डुअल इफेक्ट बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अक्षय स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। जब अक्षय ने स्टार्ट किया बिजनेस 5 लाख रुपया कैश के साथ, तो ये 5 लाख रुपया उसके हाथ में था, ऑन वन हैंड, दैट मीन्स उसके पॉकेट में था। द बिजनेस गेट्स कैश ₹5 lakhs, and on the other hand a liability arise, that is the business has to pay Akshay a sum of ₹5 lakh. ठीक है, this is the concept which recognize the facts that for every debit there is a corresponding equal credit. This is the basis of the entire system of double entry bookkeeping. ठीक है, सो ये क्या कह रहा है कि जब अक्षय ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो उसने 5 लाख रुपया अपने घर से लाया, ठीक है, तो बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपया कैश इन हैंड आ गया, दैट मीन्स बिजनेस में जो है कैश इन हैंड आ गया, दैट मीन्स द करंट एसेट्स आ गया बिजनेस के अंदर, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो है लाइबिलिटी भी अराइज हो गई बिजनेस के अंदर। क्यों लाइबिलिटी बोले तो, क्यों लाइबिलिटी अराइज हो गई? लाइबिलिटी इसलिए अराइज हो गई क्योंकि ये जो 5 लाख रुपया अक्षय ने लाया है बिजनेस में, तो इन फ्यूचर में बिजनेस को ये रिटर्न पैसा वापस रिटर्न बैक भी करना पड़ेगा अक्षय को, ठीक है। तो इस तरीके से लाइबिलिटी भी अराइज हो गई। सो इसके दो इफेक्ट हुए, एक तो लाइबिलिटी अराइज हुई और दूसरा जो है एसेट्स अराइज हुआ, दैट इज द कैश इन हैंड, ठीक है। सो ये वही इसी को डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, ठीक है। सो डेबिट और क्रेडिट के बारे में इन फ्यूचर में हम लोग एकदम डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। तो डेबिट बोले तो यहाँ पे जो एसेट्स आ गया उसको डेबिट कहा गया है यहाँ पे, और क्रेडिट बोले तो जो लाइबिलिटी साइड में आया है, ठीक है, उधारी आई है ना, पैसा अभी 5 लाख रुपीज, दैट इज द क्रेडिट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द इंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो यही एक बेसिस है जिसके ऊपर पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है डिपेंड करता है। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस अराइज दैट इज कैपिटल। 5 लाख रुपया कैपिटल आया बिजनेस में, दैट इज द लाइबिलिटी, ठीक है, दैट इज द क्रेडिट, उधारी पे पैसा आया है बिजनेस में। सो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। सो 5 लाख रुपया कैश इन हैंड भी बैंक
5 लाख रुपया कैश इन हैंड भी आ गया है बिजनेस के अंदर, दैट इज द एसेट्स। ठीक है, सो ये लाइबिलिटी हो गया और ये आपका एसेट्स हो गया। इसी को डुअल एस्पेक्ट्स बोलते हैं। इन फ्यूचर में जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डुअल एस्पेक्ट्स के बारे में और भी अच्छी तरह से आपको मालूम पड़ेगा। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि बिजनेस में जो है हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि डिस्क्लोज करना, मतलब बताना। कोई भी चीज़ आप छुपा के मत रखिए, ठीक है, उसको बताइए। सो बिजनेस में कोई भी चीज़, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके कारण जो है कुछ मैसेज जाता है स्टेक होल्डर को या फिर जो इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में, उन लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताना है तो उसको जरूर से जरूर डिस्क्लोज कीजिए। ठीक है, उसी को डिस्क्लोजर बोलते हैं। द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स को जो है जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए अकाउंट्स को। द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। जो रिलेटेड पार्टीज है, रिलेटेड पार्टीज बोले तो जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, चाहे वो डेटर्स हो या क्रेडिटर्स हो या फिर बैंकिंग हो या फिर जो है गवर्नमेंट हो, उन सभी को जो है हमको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन फुल एंड फेयर अच्छी तरह से उनको इन्फॉर्म करना चाहिए रिलेटेड पार्टीज को। द फाइनेंशियल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज्ड वेरी हॉनेस्टली टू ऑल द यूजर्स। जितने भी लोगों को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर जो भी लोग आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को जो है आपको फाइनेंशियल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ही हॉनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी से आपको बताना चाहिए, तो उसी को डिस्क्लोजर कहते हैं। ठीक है, द फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स बिजनेस रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है वो कितना किस लेवल पे कितना बैलेंस है, दैट इज द बैलेंस शीट, उसको आप बैलेंस शीट में बताइए। और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मतलब आपने कितना कमाया और कितना पैसा खर्च किया, इसको जो है आप किसके अंदर बताएंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बताएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज कीजिए। एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और जो इनकम और एक्सपेंसेस होता है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, तो उसके अंदर भी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड शुड बी रिलीवेंट। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करेंगे वो रिलीवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, और वो कंपेरेबल होना चाहिए एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ठीक है, एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज मतलब क्या होता है कि कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन है तो उसको इस लैंग्वेज में लिखो कि जो रिलेटेड पार्टीज है उनको भी समझ में आए। नहीं तो आप कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखोगे, H24O5267 ऐसा कुछ लिखोगे तो कंसर्न पर्सन को समझ में नहीं आएगा, तो उसको अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज। तो डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि जो भी आप बताना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में या बैलेंस शीट के बारे में, अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको हॉनेस्टली बताइए। ठीक है, एक नोट वगैरह लिख के आप उसको हॉनेस्टली बताइए। सो दैट इज द डिस्क्लोजर। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी के बारे में क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन financial statements should be disclose all the material items which might influence the decisions of the users of financial statements। ये क्या कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, कन्वेंशंस के मुताबिक, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर आप डिस्क्लोज कीजिए सारे मटेरियल आइटम्स को, विच माइट इन्फ्लुएंस, जो कि प्रभावित कर सकते हैं डिसीजंस, मतलब जो आप निर्णय लेते हैं यूजर्स लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपका बिजनेस जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपका बिजनेस जो भी डिसीजंस लेने वाला है, ठीक है, तो अगर जो वहाँ पे कोई मटेरियल आइटम्स है, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो उसको जो है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए आपको। ओके, अच्छा, उसके आगे क्या बोल रहा है कि हैंस एनी आइटम विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, इस प्रकार से कोई ऐसा आइटम जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, hence any item which is not significant and is not relevant to the user need not be disclosed in the financial statements। मतलब कोई फालतू का इंफॉर्मेशन जो है वो मत लिखिए आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन मटेरियलिटी में डालिए जो कि इम्पोर्टेंट है डिसीजंस लेने के लिए। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, ठीक है, मतलब कंप्लीट डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही आप डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है। The term materiality is subjective in nature. Materiality depends on the amount involved in the transaction, size of the business, nature of informations, requirement of persons making decision, etc. An item material to one person may be immaterial to another person. सी, अब ये मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है कि जो टर्म मटेरियलिटी है ये एक सब्जेक्टिव है नेचर में। मटेरियलिटी जो है ये डिपेंड करती है अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन आप बिजनेस में हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन्स कितना बड़ा है, उसमें अमाउंट कितना इंक्लूडेड है, ठीक है, साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कि लॉस बाय फायर, बिजनेस में जो है एक यूनिट जो है उसमें आग लग गई तो हमारा लॉस हो गया, तो मटेरियलिटी के हिसाब से आपको जो है इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। लेकिन सपोज एक छोटा सा जो है एक पेपर जल गया, ठीक है, एक ऐसे ही जो है रफ पेपर, ऐसे ही फालतू पेपर आपका जल गया, तो उसको जो है डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो मटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो मटेरियलिटी के हिसाब से आप जो भी डिस्क्लोज करना चाहिए, डिस्क्लोज करने वाले हैं, उसमें अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट कितना है, साइज ऑफ द बिजनेस कितना बड़ा है, ठीक है, सो ये सारी चीजें होती है। सो एन आइटम मटेरियल इज वन पर्सन, देखिए कुछ इंफॉर्मेशन एक जन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे के लिए इमेटेरियल होता है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है। सो ये सब है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट्स। सो इसके बारे में जो है हम इन फ्यूचर्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठेंगे तो और भी डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन लास्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, revenue during an accounting period are matched with expenses incurred during that period to earn the revenue during that period। मतलब क्या होता है कि अगर जो मैंने 2020-21 में कुछ भी पैसा कमाया है, तो पैसा कमाने के लिए जो भी मैंने खर्च किया, जो भी मैंने पैसा खर्च किया है, उस खर्चे को उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाइए। ओके, ना कि दूसरे पीरियड में दिखाना है। ओके, सो इसी को बोलते हैं मैचिंग। मैचिंग का मतलब जो है इतना ध्यान रखो कि 2021, सपोज फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 जो है, इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी रेवेन्यू आपको हुआ है, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने जो भी पैसा खर्च किया है उसको जो है उसी पीरियड के अकाउंट्स में दिखाइए। और अगर जो आपने नेक्स्ट पीरियड के लिए कोई पैसा खर्च किया है तो उसको 2021 में दिखाने की जरूरत नहीं, उसको फिर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसके अंदर आप दिखाइए। ओके, दैट इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट्स। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब आपको मालूम है कि वेदर रिसीव्ड और नॉट, इफ इट इज ड्यू तो ड्यू, ठीक है, उसको हम ले लेंगे अकाउंट्स के अंदर, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही कहता है। एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के पीरियड के बीच में जो भी रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया है, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी पैसा आपने उस पीरियड में खर्च किया है उसको ही आप रिकॉर्ड कीजिए। दैट इज द पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। बट आपने सपोज
1 अप्रैल 2021 और 22 से रिलेटेड कुछ पैसा एडवांस में खर्च कर दिया है तो उसको उस पीरियड में आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मतलब कि करंट पीरियड का खर्चा करंट पीरियड में दिखाओ, करंट ईयर का रेवेन्यू करंट ईयर के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, एंड इफ सपोज वी स्पेंड सम अमाउंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सो उसे जो है उस पीरियड, तो उसे जो है करंट पीरियड में हम नहीं दिखाएंगे। ओके, दैट इज द प्रीपेड, मतलब पेड इन एडवांस। जैसा आप लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हो ना, प्रीपेड रिचार्ज, ठीक है। प्रीपेड रिचार्ज बोले तो क्या होता है कि आपने अभी मोबाइल यूज नहीं किया लेकिन आपने जो टॉक टाइम है वो उसका पैसा एडवांस में पे किया। तो ऐसा बिजनेस में भी होता है, जैसे कि हम लोग इंश्योरेंस होता है ना अपना, हमारा इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कैसे 12 महीने का होता है। सपोज आपने मार्च महीने में या फिर जनवरी महीने में कुछ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया तो 12 महीने का रहेगा। सो जब भी जनवरी महीने में आपने लिया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यही 3 ही महीना जो है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, बाकी का जो है वो प्रीपेड होगा, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फिक्स द टाइम फ्रेम, अभी अभी मैंने बताया ना आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल। सो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है फिक्स करता है टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटस। ओके, सो जो है नेक्स्ट ईयर का खर्चा करंट ईयर में दिखा देंगे तो क्या होगा, आपका जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो डाउन हो जाएगा। ओके, इसलिए हमको जो भी खर्चा दिखाना है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इफ इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर देन इट शुड बी शो इन द नेक्स्ट ईयर, नॉट इन करंट ईयर। ओके, सिंपल सा फंडा है ये। ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। ओके, सो मैंने भले ही इंश्योरेंस 12 महीने का जो है जनवरी महीने में लिया मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी, और 12 महीने का इंश्योरेंस का पैसा मैंने जनवरी महीने में पेड कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को खत्म होता है, इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का ही खर्चा हम क्या करेंगे, हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो यही वो बता रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड, जो भी पैसा आपने खर्च किया है एज अ एक्सपेंसेस उसको कंसिडर नहीं करना है, लेकिन ओनली द एक्सपेंसेस, सिर्फ वही एक्सपेंसेस आपको लेना है जो कि रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड होनी चाहिए, आर कंसिडर्ड, उसी को कंसिडर करो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो अगर जो आपने नेक्स्ट पीरियड के लिए कोई एक्सपेंसेस पे कर दिया है तो वो पेड इन एडवांस हो गया, दैट इज द प्रीपेड, ठीक है। सो उसको लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड अक्रूड एंड अर्नड रेवेन्यू, अक्रूड बोले तो क्या होता है, जो कि अभी ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, सो उसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। एंड अनअर्नड रेवेन्यू, मतलब कि एक ऐसा रेवेन्यू जो कि आपको मिल तो गया है लेकिन अभी तक आपने अर्न नहीं किया, जैसे आपके बिजनेस ने को किसी ने एडवांस में पैसा दे के रखा है कि भाई आप मेरा काम करके दो, मैं आपको पैसा एडवांस में दे रहा हूँ, तो अभी तक आपने उसको माल बेचा नहीं, दैट इज द अनअर्नड रेवेन्यू। आपने पैसा कमा लिया एडवांस लेके लेकिन अभी तक वो आपने उसको माल बेचा नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनअर्नड रेवेन्यू, ठीक है। सो ऑल्सो ड्यू प्रोविजंस आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेब्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम आगे देखने वाले हैं। So, relating to the accounting period, thus it matches the revenue earned during the accounting period with the expenses incurred during that period to earn the revenue before sharing any profit or loss. See, my dear, matching concept का जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि अगर जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का जो 12 महीने का पीरियड है, इस पीरियड में आपने जो भी पैसा कमाया है वो पैसा स्ट्रिक्टली इसी पीरियड का होना चाहिए, और जो भी खर्चा आप दिखाएंगे वो भी खर्चा जो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के पीरियड का ही होना चाहिए। अगर जो कोई भी खर्चा
जो है नेक्स्ट ईयर के लिए आपने इस ईयर में पे किया है, इस ईयर में बोले तो 1 अप्रैल 2020 से 21 के बीच में, तो उसको जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहता है, वो एडजस्टमेंट हम इन फ्यूचर के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो ये सब था आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, लास्ट कॉन्सेप्ट आपका था। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये लेक्चर एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शंस में आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कौन सा कॉन्सेप्ट्स के बारे में कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी लिखिए। और आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी ये फ्री लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग बात, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए अपलोड करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल।